तो हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके सो गाइस चलिए, आई होप सभी को आंसर आते ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने अच्छे से पढ़ाई किया है। सो चलिए फटाफट देखते हैं। ओके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं बच्चा लोग? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा मिस्टेक करके आता है। जब अगर आपको रीराइट द सेंटेंस वर्ड आया ना तो याद रखना इसका मतलब ये होता है आपको क्वेश्चन भी पूरा लिखना है, पूरा क्वेश्चन। समझ में आया क्या? अगर रीराइट द सेंटेंस बोला है तो आपको जब एग्जाम में अगर ऐसा वर्ड आता है रीराइट द सेंटेंस तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखना है, फिर आंसर भी लिखना है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ओके डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं आना है। समझ में आया क्या? ओके तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चा एग्जाम में जाता है सिर्फ क्या ए आंसर का नाम लिख देता है, बस खत्म। तो गाइस जब भी रीराइट द सेंटेंस लिखा है ना मतलब आपको क्वेश्चन भी लिखना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए फर्स्ट ए देखते हैं, एमसीक्यूज है। डैश वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं बताऊंगा नहीं, साइंटिफिक बोला है, ओके मॉडर्न नहीं बोला है। सो बच्चा अगर साइंटिफिक बोला है तो कौन साइंटिफिक? ओके साइंस साइंस साइंस, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके चलो एफ.डब्ल्यू. टेलर है क्या? हाँ मेरे बच्चों का राइट आंसर होगा। समझ में आया? मॉडर्न था तो कौन था? हेनरी फ्योल। साइंटिफिक है तो कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर। पहला क्वेश्चन सबका राइट। ओके बात करते हैं दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ओके हर चीजों को अपनी जगह पे रखो, ओके और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है सर? ये हेनरी फ्योल का ना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है ना? ऑर्डर 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 है क्या? अरे हाँ 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 ऑर्डर ऑर्डर आंसर रहेगा। बात समझ में आया क्या बच्चा लोग? समझा बच्चा लोग? ओके आगे, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। ए बाबा ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही है। बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर लोग हैं उनको ऑर्डर कितने लोगों से रिसीव होना चाहिए? बहुत सारे सुपीरियर से, वन सुपीरियर से या ऑल सुपीरियर से? अरे मेरा मुन्ना मैंने बताया था, याद करो याद करो। सर मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं हाँ मुझे भी पता है, तुम लोग को याद रहेगा वन सुपीरियर, मुझे भी याद है, डोंट वरी। बात समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट, स्केलर चेन मींस हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए स्केलर चेन टॉप वाले के पास क्या रहता है सर? ऑथोरिटी रहता है। ऑथोरिटी फ्रॉम, आंसर आएगा ऑथोरिटी। याद रखना बच्चा लोग। ओके नेक्स्ट बोल रहा है टेलर रिकमेंडेड टोटल। याद करो याद करो याद करो, बताया था मैंने। ओके और मैंने पढ़ाया भी था। कितने? 4 मैन होने चाहिए कंट्रोल करने के लिए वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सर टोटल 8 होने चाहिए, 8। ये बात सबको समझ में आया? कितने होने चाहिए? 8। ये बात समझा सबको? क्या हमारे 5 के 5 हो गए? हर बच्चे को याद होना चाहिए क्यों इसका आंसर ये है। ओके अब बात करते हैं मैच द पेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप बी में दिख रहा है टोटल 10 दे दिया है और ग्रुप ए में टोटल 5 दिए हुए हैं। बात समझ में आया? तो देखिए आपको करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक करना है। ए का क्या ऑप्शन है, बी का क्या ऑप्शन है, सी का क्या ऑप्शन है, डी का ऑप्शन क्या है और ई का क्या ऑप्शन है। ओके चलिए सबसे फर्स्ट हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन थे, क्या थे? देखिए टिक कीजिए फटाफट फटाफट। बच्चों लोग को आंसर आ गया रहेगा, फिर भी बच्चे लोग बोल रहे रहेंगे तो थोड़ा सर को देखते। ओके कोई बात नहीं। देखिए 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 देखिए, मैं अगर बोलूं तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर अगर इसमें अप्रोप्रिएट अगर करेक्ट आंसर होगा मॉडर्न मैनेजमेंट। यस फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को ही बोला जाता है। करेक्ट यस सर, आप भी करेक्ट हम भी करेक्ट। पहले का ऑप्शन ये है, तो इसको चाहिए तो आप ए लिख दो। बात समझ में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाना। बोलिए ओके डायरेक्शन का आपने बात किया था सर, आपने ना प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिखा था। डायरेक्शन मतलब रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता। ओके तो रास्ता का एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। समझ में? तो है क्या ऐसा कोई वन हेड वन प्लान? अरे हाँ सर 6th वाला देखो, वन हेड वन प्लान। ये कौन सा आंसर है? बी का। क्या ये बात सबको समझा क्या? चलिए यहां तक सबको समझा। आगे बात करते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। चलिए सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना आपने ना स्टार्टिंग में बताया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था ना जब भी, वहां पे ये जनरल गाइडलाइन था डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ हाँ सर अब भी याद है। तो देखो जनरल गाइडलाइन है क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हाँ हाँ सर ये देखो इधर 4th वाला ऑप्शन। ओके ये सी वाला ऑप्शन है। बात समझा? ओके भैया आप मुझे एक बात बताना, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी किसने दिया था? सर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। ओके तो इसका आंसर बी, ये दिख रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन, ये डी। समझ में आया क्या? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था, बताइए कितने फोरमैन, 8 फोरमैन ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कितने फोरमैन होने चाहिए, 8, ई वाला ऑप्शन। क्या बच्चा लोग सबको समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया? याद करो हमने पढ़ा हुआ है, ओके। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने होने चाहिए, 8 फोरमैन। अब भी देखिए इधर भी दिखा देता हूँ, ओके। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने होने चाहिए, हमने यहाँ पे देखा था, दिख रहा है 8 फोरमैन। खत्म हो गया। तो गाइज इसी के साथ हमारा मैथ्स द पेयर भी खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग, ओके, वन वर्ड और फ्रेज और टर्म। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा, ओके, द स्टडी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन while completing the particular task। चलिए बताइए वो कौन सी स्टडी जहां पे हम लोग मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल मशीन का while completing the particular task करते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए स्टडी का नाम लिया गया है, किसका नाम लिया गया है, स्टडी। तो कौन सी स्टडी हो सकती है सर, जहां पे एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन का क्या हो रहा है, मूवमेंट। सर मूवमेंट मतलब मोशन, मोशन स्टडी इसका आंसर रहेगा बच्चा लोग, मोशन स्टडी। क्या रहेगा बच्चा लोग, मोशन स्टडी। देखो यहाँ पे मैंने मोशन स्टडी पे किया है, आंसर क्या रहेगा, मोशन ना, मूवमेंट हो रहा है ना, मोशन स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट द गिवन टास्क। भैया क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या टाइम, तो इसको कौन सी स्टडी बोला जाएगा, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हमने पढ़ा हुआ है, राइट, टाइम स्टडी। तो जिसने पढ़ा हुआ रहेगा उसको आंसर पता चलेगा, टाइम स्टडी। इसका आंसर क्या रहेगा, टाइम स्टडी। नेक्स्ट है, ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी। बच्चा ये भी हमने पढ़ा है, ओके। वो कौन सी स्टडी है जिसके अंदर ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। बच्चा ये है अपनी वर्क स्टडी, वर्क स्टडी हमने ये भी पढ़ा हुआ है। जो बच्चे ने मेरे सारे लेक्चर देखे रहेंगे उनको आते रहेंगे, बात समझ में आ गया। तो ये क्या रहेगा अपना वर्क स्टडी, ओके। सर आपके नोट्स में था क्या, हाँ बच्चा हमारे नोट्स में था, दिखाऊं, बोलो हाँ सर दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या यही है, वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक क्रिटिकल, राइट। दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग द टाइम, कौन सी स्टडी है, टाइम स्टडी। दिख रहा है, ओके, मोशन ऑफ मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन, कौन सी स्टडी है, मोशन स्टडी। देखिए सारे का आंसर आपको पता होना चाहिए बच्चा लोग। जब एग्जाम में बैठो ना तो मेरे हर एक स्टूडेंट का मुंह इधर और इधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने पेपर पे होना चाहिए। क्यों पता है, आपका ये 20 मार्क्स वाला जो चीज हो ना, ये बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। क्यों, बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स आते नहीं, फिर इधर ये बताना ये टाइम जाता है। उधर क्यों करने का, आप उनको अपना पढ़ के लेने का। समझ में आया, चीजें आपको सिखा रहा हूं ना, सिंपल है, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बोल रहा है द प्रिंसिपल विच डील विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे। ए भैया इनोवेशन दिख रहा है यहाँ पे, इनोवेटिव आ गया। तो ये बताइए वो कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनोवेटिव मतलब कुछ नया करना, कुछ नया आइडियाज, कुछ नया टेक्निक, किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो ये भी आंसर क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, वही प्रिंसिपल है। आगे बोल रहा है द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब भी ऊपर देखा था, तो बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है, सर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। खत्म। क्या हमने पूरा अपना सी ऑप्शन भी क्लियर कर दिया, ओके। बात करते हैं ट्रू और फॉल्स, किसकी बात करेंगे, ट्रू और फॉल्स। चलिए फटाफट ट्रू एंड फॉल्स को भी देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है, हर जगह पे अप्लीकेबल होता है। तो आंसर क्या है, ये ट्रू है मेरा बच्चा, ट्रू है, ओके। आगे बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। यस, ओके, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ही अप्लाई होते हैं, ओके। तो ये सही है, ओके, समझ में आया, डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। अरे रे नहीं रे बाबा, सारे के सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, 14 के 14 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है खाली कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, ये फॉल्स है। थर्ड वाला आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग, फॉल्स। बात समझा। आगे बोल रहा है हेनरी फ्योल हैज गिवन अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे ना रे बाबा ना, हेनरी फ्योल ने किधर टेक्निक्स दिया, हेनरी फ्योल ने तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया, टेक्निक्स किसने बनाया, एफडब्ल्यू टेलर ने। बात समझ में आया, तो ये आंसर भी क्या है, फॉल्स। बच्चा समझ में आया क्या। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नहीं रे बाबा, एफडब्ल्यू टेलर ने तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो थे 14 प्रिंसिपल, ये तो हेनरी फ्योल ने बनाया। तो ये भी आंसर क्या है आपका, फॉल्स। बात समझ में आया मुन्ना, समझ में आ रहा है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोल रहा है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। ये आंसर बोलो सब लोग क्या रहेगा,
यस यस, ये आंसर करेक्ट है। हर मेंबर, जितने भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो जो भी ऑर्डर रिसीव करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर से ही ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। ओके, अब आ गया फाइंड द ऑड वन। ओके, फाइंड द ऑड वन, जो गलत है उसको हटाओ, टिक करो। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन बताएगा मुझे, बताओ। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखा जाए, बाकी के 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है, और मोशन स्टडी क्या है रे बच्चा लोग, टेक्निक्स है। ओके, वर्क स्टडी के अंदर का पार्ट है ना टेक्निक, ये आपका अलग है। बाकी के तीनों क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करते हैं। देखिए फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, तीनों में स्टडी है। इससे भी पता चल गया ये अलग है ना। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है, और ये लोग क्या है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। समझ में आया क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो एक अकेला बंदा है वो, ये आपका आंसर है, ये ऑड है। ओके, तो वन वर्ड वाले आप लोग कर लेंगे गाइज। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या होता है आपको पता है। ओके, डिफरेंशियल वेज रेट भी आपको पता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द प्रिंसिपल सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, तो ये सारी चीजें अपने नोट्स में पड़ी हुई है, वहां से पढ़ लेना वन वर्ड। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है जी नंबर, क्या बोल रहा है देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करना है हमें, और सारे सेंटेंस को फिर से लिखना है। ओके, सो ध्यान से देखना। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज इफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी, अगर आपकी जॉब सिक्योर्ड है तो इससे इफेक्ट एडवर्सली होगा क्या एफिशिएंसी पे, मतलब कि आपका काम खराब होगा क्या अगर आपका जॉब सिक्योर कर दिया गया है? नहीं गाइस। ओके, अगर आप सिक्योर्ड हो तो आप अच्छा ही काम करोगे ना, समझ में आया? तो ये सिक्योरिटी नहीं होगा, इसकी जगह पे होगा इनसिक्योरिटी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इनसिक्योरिटी। ये वाले आंसर को आपको क्या करना है, कट करना है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनसिक्योरिटी, क्या लिखोगे, इनसिक्योरिटी इन जॉब। समझ में आया मुन्ना लोग? नेक्स्ट बोल रहा है स्प्रेड द क्रॉप्स मींस डिवीजन इज स्ट्रेंथ। नहीं रे बाबा, स्प्रेड द क्रॉप्स में यूनिटी होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा यूनिटी। ओके, आपको ये वाला डिवीजन को कट करके यूनिटी लिखना है यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट। ए बाबा सबऑर्डिनेट नहीं आएगा, इसको कट करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स नहीं, सुपीरियर। यहाँ पे क्या आएंगे, सुपीरियर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर लिखना है आपको। समझ में आया? आगे बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट अ स्पेसिफिक पोजिशन। नहीं रे बाबा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। ओके, पावर एंड अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन के पास जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो ये वाला भी आंसर आपको कट करना है, यहाँ पे आएगा सेंट्रलाइजेशन। क्या आएगा मुन्ना लोग, सेंट्रलाइजेशन, इसको कट करना है। समझ में आया? यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? लास्ट एंड फाइनल जो है वो है आपका, बोल रहा है मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ओके, मतलब डिफरेंट कंडीशन। तो चलिए देखिए, टेक्निक्स नहीं है बच्चा लोग। ओके, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होते हैं डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, ऑलरेडी ऊपर पड़े हुए थे, बात समझ में? तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो ऑब्जेक्टिव था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपको देखिए टर्म्स एंड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ क्या, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं ये सारे के सारे। फटीग स्टडी क्या होती है, टाइम स्टडी क्या होती है, मोशन स्टडी क्या होती है, वही सारा आपको लिखना है। ओके ओके, अब बात करते हैं केस स्टडी। किसकी बात करते हैं, केस स्टडी। चलिए केस स्टडी का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, केस स्टडी आ गया है स्क्रीन पे, ये रहा। सो लास्ट है क्वेश्चन ये केस स्टडी। देखिए क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको आपका हमें ओपिनियन देना है। क्या बोल रहा है, मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेनर एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल। मिस्टर हर्षद एक एंटरप्रेनर है, वो किसके अंदर इंगेज है, वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। उनके फैक्ट्री में दोनों वर्कर काम करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ऑल मेल एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द मशीन्स। जितने भी मेल एम्प्लॉय हो डायरेक्टली मशीन के ऊपर काम करते हैं, और वेयर एज फीमेल एम्प्लॉयज जो है वर्किंग करती हैं पैकिंग द डिपार्टमेंट। ये लोग पैकिंग का काम करती हैं फीमेल लोग। मिस्टर शरद इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर while Mrs. Naina is working as a HR manager who is responsible for recruiting employees in the factory on the basis
ओके, तो ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। मिस्टर शरत है जो वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर है, और मिसेस नैना है जो क्या है, एचआर मैनेजर है। ओके, तो एचआर मैनेजर का काम क्या है, वो रिक्रूट कर रही है एम्प्लॉय को फैक्ट्री के अंदर, और हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों का आंसर हमें बताना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए बोल रहा है आइडेंटिफाई करिए एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबोव केस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इस ऊपर वाले केस में आपको दिखता है, अपने हिसाब से बताइए। तो देखिए सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। इन द अबोव केस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज आइडेंटिफाइड। सर कैसे प्रिंसिपल, देखिए ना काम को बांट दिया ना, मेल का काम अलग है, फीमेल का काम अलग, जो बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेल वर्कर काम कर रहे हैं दिख रहा है मशीन के ऊपर, और फीमेल वर्कर कहाँ पे काम कर रही है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे। समझ में आया, दोनों का काम क्या है, बांट दिया है। तो एक प्रिंसिपल आपको देख के तो यहाँ पे यही पता चल रहा है। दूसरा बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मिसेस नैना का डेजिग्नेशन क्या है, मिसेस नैना क्या है, एचआर मैनेजर है, दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो आपको ऐसे ही लिखना है। द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब क्या, एचआर का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एंड लास्ट वन, ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बताइए। इस के ओनर कौन थे, एंटरप्रेनर कौन है, मिस्टर हर्षद। तो हर्षद ही रहेंगे ना रिस्पॉन्सिबल, क्यों, इन्होंने ही तो अपने बिजनेस को इंगेज किया, इन्होंने ही तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, ओनर कौन है, यही तो, यही बंदा रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिस्टर हर्षद। देखिए यहाँ पे, मिस्टर हर्षद एन एंटरप्रेनर ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्या सिंपल था क्या बच्चा लोग। ओके, तो ये हमारे आंसर थे, जो तीनों के तीनों आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन फाइन डायमंड लिमिटेड 200 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन अ 3 शिफ्ट। ओके, एक फाइन डायमंड कंपनी है जहां पे 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 3 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉइज आते हैं, सेकंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉइज आते हैं, एंड थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉइज आते हैं। आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, उनको कोई ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ लंच ब्रेक को छोड़ के, और जो उनकी शिफ्ट चेंज ब्रेक हो रही है वही खाली मिल रही है। नो एम्प्लॉइज इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन द डेजिग्नेटेड टाइम, कोई भी एम्प्लॉय अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उस टाइम के अंदर, क्यों, बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, क्यों, उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। ओके, विच रिजल्ट इनटू डिले फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉय, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो दूसरे शिफ्ट वाले एम्प्लॉय उनको डिले हो जा रहा है। ओके, तो गाइस सबसे फर्स्ट पूछ रहा है आइडेंटिफाई करिए विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी को कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। देखिए इस कंपनी के अंदर कोई भी साइंटिफिक रूल नहीं फॉलो किया गया है, समझ में आया क्या गाइस। ओके, यहाँ पे मैनेजर ने अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन ले लिया है कि भैया 3 शिफ्ट होगी, 60 और 80 के एम्प्लॉय आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। भैया कोई साइंटिफिक टेक्निक्स तो फॉलो करो। यहाँ पे हम लोग को कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए गाइस, यहाँ पे हमको टेक्निक्स ये वाली, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। चलिए तो गाइस सबसे सिंपल सा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट जो है वो अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लिया है, कि उन्होंने कोई साइंटिफिक तरीका अपनाया ही नहीं, क्यों, इसीलिए तो काम टाइम पे नहीं हो रहा है, इन्होंने टाइम स्टडी नहीं किया है। समझ में आया। सो गाइस इन्होंने टाइम स्टडी नहीं किया है, कोई सेट नहीं किया है कि एक दिन में बंदा कितना का, इन्होंने क्या किया है, कौन सा यूज किया है, इनको क्या यूज करना चाहिए वो बताइए। इनको यूज करना चाहिए साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। समझ में आया, पहला टेक्निक सीखिए ना, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, रूल ऑफ थंब बोलता है कि जहां पे पर्सनल जजमेंट के हिसाब से मैनेजर डिसीजन लेता है उसको हटाओ। समझ में आया, तो इनको क्या करना चाहिए, ओके, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब वाला फॉलो करना चाहिए टेक्निक्स। तो पहले का आंसर यही है। इन द अबव केस प्रिंसिपल ऑफ साइंस मैनेज, दिख रहा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब नीड्स टू बी फॉलो। नेक्स्ट बोल रहा है कोई 2 साइंटिफिक टेक्निक्स बताइए जो यूज करा जाए जिससे स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड लिमिटेड, मतलब कि जो वहां पे काम चल रहा है वो एकदम स्मूथ फ्लो में चले। कोई भी 2 साइंटिफिक टेक्निक, इसका आंसर क्या होगा, देख रहे वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स ऑफ फटीग स्टडी। एक तो फटीग स्टडी होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग, फटीग स्टडी। मैंने बताया फटीग स्टडी मतलब क्या, उनको लंच ब्रेक के सिवा कोई ब्रेक नहीं दिया जा रहा, वो बेचारे काम करके थक जाएंगे। एंड दूसरा, कोई भी टास्क इन्होंने सेट नहीं किया है, कोई भी टास्क सेट नहीं किया कि एक दिन में कितना बनाना है, राइट, टास्क देना चाहिए ना कि एक दिन में कितना बनाना चाहिए। तो ये दोनों होना चाहिए था, जिसकी वजह से अगर दोनों रहेगा तो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क होगा फाइन लिमिटेड में। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई द वर्क नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम, क्या कारण थे जिसके वजह से काम कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पे। एक तो पहला कारण देखिए, 3 कारण है, तीनों कारण को हम बताते हैं।
काम कंप्लीट होने का प्रॉपर रीजन यही है, कंप्लीट टाइम पे क्यों नहीं हुआ। सबसे पहला, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक आपने विदाउट सफिशिएंट ब्रेक दिया, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। लगातार काम करने की वजह से वो थक गए, जिसकी वजह से काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया टाइम पे। दूसरा है आपका मैनेजमेंट का इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट डन बाय द डिपार्टमेंट हेड। रिजल्ट क्या हुआ, डिले हो गया नेक्स्ट शिफ्ट वाले एम्प्लॉय को। आपका मैनेजमेंट जो था वो इनएप्रोप्रिएट था, जिसकी वजह से पहले ही काम डिले हो गया तो दूसरे वाले को आने में भी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर काम नहीं हो पाया। एंड थर्ड रीजन था, आपने कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड नहीं किया था। ओके, डिफाइंड बाय द मैनेजर, नॉट डिफाइंड बाय द मैनेजर। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ फाइन और डिविडेंड को ये जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है थर्ड वाला, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आर नॉट डिफाइंड बाय द मैनेजर और मैनेजमेंट ऑफ द फाइन डायमंड लिमिटेड। कोई भी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट आपने फिक्स करके नहीं रखा था कि एक दिन में बनाना कितना है, एक एम्प्लॉय को बनाना कितना है। ओके, अगर आपने ये बता दिया होता एक एम्प्लॉय को इतना बनाना है, एक दिन के अंदर इतना बनाना है, तो काम आपका पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए। ये बात समझ में आ गया। तो गाइज ये बहुत इजी आंसर था जिसकी वजह से हमने ये कर दिया। अब आपको मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।